व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, वेज टू रीच द nth स्टेयर। मैं इसे बोलूंगा कि ये डीपी का सबसे इजी क्वेश्चन है। पता नहीं लेकिन जीएफजी वाले आज के दे रहे हैं, एलपीएस एलसीएस पहले दे दिया और अब ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। ये तो सबसे पहले देना चाहिए था डीपी स्टार्ट करने से, लेकिन कोई बात नहीं, आज दिया है तो आज कर लेंगे। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का। इसको हम करेंगे टॉप डाउन से, बॉटम अप से। रिकर्जन का कोड भी पहले देख लेंगे, उसके बाद बिना रिकर्जन और डीपी के भी इसको सॉल्व कर देंगे एकदम ऑप्टिमाइज कोड बना के। यानी कि 4 अप्रोच हम इस वीडियो में करेंगे और चारों की बहुत आसान है, सबको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन यार बस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो पहले वो कर दो, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एन हमें इनपुट में इंटीजर गिवन होगा, उतनी वहां पे हमारे पास स्टेयर है। ठीक है, पर्सन जो है वो 0 स्टेयर पे खड़ा है, उसको पहुंचना है nth स्टेयर पे। और हर स्टेयर पे उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो एक स्टेयर क्लाइंब कर ले या दो स्टेयर क्लाइंब कर ले। बस ये बताओ कि कितने तरीकों से वो वहां पे nth स्टेयर पे पहुंच सकता है। और ऑर्डर वार्डर कुछ नहीं है, बस हमें काउंट ऑफ दैट तरीके, कितने तरीके हैं 0 स्टेयर से nth स्टेयर तक पहुंचने तक, कितने तरीके हैं कि वो कितने तरीकों से वहां पे पहुंच सकता है, बस उनका हमें काउंट रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब देखो यार, हमारा जो आदमी है ना वो 0 स्टेयर पे खड़ा है। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसे 0 से 1 स्टेयर पे जाना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास दो चॉइस हैं, या तो एक एक जंप मार लो या दो स्टेयर की जंप मार लो। अरे भैया, जो 0 पे खड़ा है उसको 1 पे जाना है, तो दो जंप मार के तो वो 2 पे चला जाएगा। 2 पे तो जाना ही नहीं, 1 पे जाना है। यानी कि अगर कोई 0 पे खड़ा है ना दोस्त, तो उसके पास एक चॉइस है, ओनली वन वे, कि एक जंप मार और 1 वाली स्टेयर पे चला जा। तो इसलिए आउटपुट में आ गया 1, क्योंकि एक ही तरीका है 0 से 1 पे जाने का, तो दो जंप मार के तो जा नहीं सकता। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारा लड़का जो है 0 पे खड़ा है, वो क्या कर सकता है? अगर एक एक जंप मारे तो पहले एक जंप मार के 1 वाली स्टेयर पे चला जाए, फिर एक और जंप मार के 2 वाली स्टेयर पे चला जाए, पहुंच जाएगा 2 वाली पे। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर 0 वाली स्टेयर से ही डायरेक्ट दो सीढ़ियों की जंप मारे और डायरेक्ट पहुंच जाए 2 वाली स्टेयर पे। तो टोटल कितने तरीके हो गए? दो। इसलिए आउटपुट में आ गया 2। दैट्स इट। अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारा लड़का जो है 0 वाली स्टेयर पे खड़ा है, उसके पास ये तरीके हैं कि या तो भाई वो 4 बार एक-एक करके जंप मारे और चौथी स्टेयर पे पहुँच जाए, या फिर 2-2 करके जंप मारे और 2 जंप में ही पहुँच जाए, या फिर पहले 2 जंप मार ले, फिर एक-एक जंप मारे, या पहले 1 फिर 2 फिर 1, ऐसे करके चौथी स्टेयर पे पहुँच जाए वो। ऐसे कर करके उसके पास 5 तरीके हो जाएँगे, तो इसलिए आउटपुट आ गया 5। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ चुका है कि भाई 0 स्टेयर पे हमारा लड़का खड़ा है, उसको nth स्टेयर पे जाना है, तो उसके पास कितने तरीके हैं वहाँ तक जाने के लिए। वो हर सीढ़ी पे या तो एक कदम आगे बढ़ सकता है या दो सीढ़ियां क्रॉस कर सकता है। आओ अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी 1 2 3 4 अप्रोच बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। एक मान लेते हैं कि n की वैल्यू 4 है। ठीक है, हमारा जो आदमी है वो 0 स्टेयर पे खड़ा है और उसको चौथी स्टेयर तक पहुंचना है। कितने तरीके से वो वहां तक पहुंच सकता है ये हमें बताना है। इसको डायग्राम के रूप में अगर बनाए तो ये रही 0 स्टेयर, यानी कि ग्राउंड लेवल जिस पे वो खड़ा है। ये 1 वाली स्टेयर, ये 2 वाली स्टेयर, ये 3 वाली स्टेयर और ये 4 वाली स्टेयर, जहाँ पे उसको फाइनली पहुंचना है। ठीक है, खड़ा वो यहाँ पे जमीन पे है, सीढ़ियां ये रही, पहली दूसरी तीसरी चौथी, उसको चौथी स्टेयर पे पहुंचना है। और हर स्टेयर पे उसके पास एक तरीके हैं, या तो भाई वो एक स्टेयर क्लाइम कर ले या वो दो स्टेयर क्लाइम कर ले। ठीक है, बस ये दोनों तरीके हैं उसके पास। अ, कितने तरीकों से वो अब 0 से लेकर 4 तक पहुंच सकता है ये हमें बताना है। तो एक बात सुनो यार, बहुत ईज़ी बात मेरे को बताओ। मान लो किसी भी तरह हमारा लड़का जो है वो आखिरी स्टेयर पे पहुंच गया, एन स्टेयर पे, यानी कि 4th स्टेयर पे वो पहुंच गया। तो एक बात बताओ, वो उस 4th स्टेयर पे कौन सी स्टेयर से आया होगा? भाई एक बात ध्यान से सुनो, हर स्टेयर पे ना उसके पास 2 ही ऑप्शन है, कि या तो वो 1 सीढ़ी चढ़ जाए या 2 सीढ़ी चढ़ जाए। तो अगर वो 4th स्टेयर पे पहुंच चुका है ना, तो या तो वो 3 वाली स्टेयर पे था पहले और उससे एक कदम आगे बढ़ा के वो 4th स्टेयर पे आ गया, या फिर वो 2 वाली स्टेयर पे था पहले और उससे 2 कदम आगे बढ़ा के वो 4th वाली स्टेयर पे आ गया। 1 से तो डायरेक्ट 4 पे नहीं आ सकता ना। ओके, यानी कि अगर इससे हमें क्या फ़ॉर्मूला मिल गया कि भाई अगर हमें निकालना है कि n स्टेयर पे पहुँचने के कितने तरीके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? भाई n-1, यानी कि ये वाली स्टेयर पे पहुँचने के कितने तरीके थे? प्लस n-2, यानी कि इस वाली स्टेयर पे पहुँचने के कितने तरीके थे। लो जी, ये क्या एक लाइन का ही कोड है भैया इस क्वेश्चन का? भैया हाँ, इस क्वेश्चन का ये बस एक ही लाइन का कोड है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, तू एक खेल को समझ कि हर सीढ़ी पे उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 1 स्टेयर चढ़ जाए या 2 स्टेयर चढ़ जाए। ऐसे कर करके अगर वो nth स्टेयर पे पहुंच गया, तो भाई nth स्टेयर पे वो कहाँ से आया होगा? या तो भाई n-1 से आया होगा एक कदम चढ़ के, या n-2 से आया होगा एक कदम चढ़ के। बस, तो n-1 और n-2 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, उनको प्लस कर दे, वो तेरा आंसर मिल जाएगा। और सिमिलरली ये जो 3 है, इस पे पहुंचने के कितने तरीके थे?
भाई या तो वो 2 से आया होगा 3 पे या 1 से आया होगा। तो बस ऐसे करते-करते रिकर्सिवली कॉल मारता रहियो और तेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देख, तेरे को ये पता है कि अगर n की वैल्यू 0 हुई तो कितने तरीके हैं? भाई अगर किसी आदमी को 0 पे ही खड़ा है और उसे 0 पे ही पहुँचना है, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो उस केस में क्या रिटर्न कर देगा तू? 0 ही, कि भाई 0 पे तो खड़ा ही है, फिर वहाँ पे क्यों पहुँचेगा? अगर n की वैल्यू 1 हुई तो तब तू क्या रिटर्न करेगा? भाई 1 वाले स्टेयर पे पहुँचने का ना एक ही तरीका है, 0 से 1 पे एक ही छलांग लग सकती है, 2 छलांग नहीं लग सकती। तो रिटर्न उस केस में कर दियो 1, ले भाई दैट्स इट। और अगर n की वैल्यू 2 हुई, तो क्या देखा तूने कितने तरीके हैं 2 वाले स्टेज तक पहुँचने के? भाई 2 तरीके, या तो 0 से एक छलांग मार 1 पे आ, फिर एक छलांग मार 2 पे आ, या फिर 0 से डायरेक्ट 2 पे आ जा। ये 2 तरीके हैं। तो ले भाई, ये तेरे हो गए बेस केस, ये तेरा हो गया रिकर्सिव केस, हो गया तेरा 2 लाइन का कोड पूरा। अब इसको ड्रा रन करके भी देख ले। मान ले n की वैल्यू 4 है, तो फिर 4 तक पहुँचने के लिए कितनी कॉल लगेंगी? एक कॉल जाएगी n-1 को, n-1 यानी कि 4-1 यानी कि 3 को, और एक कॉल जाएगी n-2 को यानी कि 2 को। अब 2 तो देख बेस केस रीच हो गया, तो ये तो इसे यहीं के यहीं रिटर्न कर देगा 2। लेकिन 3 बेस केस रीच नहीं हुआ, तो 3 के लिए दोबारा से कॉल जाएगी रिकर्सिव कॉल, एक n-1 के लिए यानी कि 2 के लिए, एक -2 के लिए यानी कि 1 के लिए। 2 बेस केस रीच हो गया, इसे 2 रिटर्न कर देगा। 1 भी बेस केस रीच हो गया, इसे 1 रिटर्न कर देगा। अब देख, अब क्या करना है, प्लस करना है दोनों को। तो 3 पे पहुंचने के लिए कितने तरीके हैं? भाई जो 2 ने रिटर्न किया और 1 ने रिटर्न किया उनको प्लस कर दे। 2 + 1 यानी कि 3, तो इसने 3 ही रिटर्न कर दिया 4 को, और इसने 2 रिटर्न कर दिया था। तो 4 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं? 3 + 2 यानी कि भैया 5। ले जी, तेरा कोड सॉल्व हो गया है। एकदम ईज़ी एक लाइन का कोड था। आसानी से तेरे को समझ में आ गया। रिकर्सिव कोड था। अब तेरे को रिकर्सिव कोड ही जब समझ में आ गया है, तो इसे टॉप डाउन बॉटम अप में इजीली कन्वर्ट कर देगा। करना ही क्या है भाई, डीपी अरे जो है ये तो क्या कर रहा था, एन के लिए ये चीज तू रिटर्न कर रहा था। अब रिकर्सिव कोड में, अब अगर डीपी में करेगा तो इसको रिटर्न मत करियो। टॉप डाउन अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो एक डीपी अरे बना लियो, उसमें ही इसको ऐड कर दियो, फिर रिटर्न कर दियो। दैट्स इट। उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो अब तेरा रिकर्सिव कोड हो गया, तेरे को बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच भी आ गई। बस तू क्या करेगा, डीपीआरए बना देगा, उसको -1 से इनिशियलाइज कर देगा, और यहाँ पे ये रिटर्न करने की जगह रिटर्न नहीं करेगा, तो डीपी में उसको स्टोर कर देगा। रिकर्जन भी हो गया, टॉप डाउन भी हो गया। बॉटम अप देख लें। भाई बॉटम अप में क्या है, तू एक चीज देख, जो टॉप डाउन में कर रहा है ना उसका पीछे से वो आगे चल रहा है, कि n-1 और n-2 को कॉल कर रहा है। बस बॉटम अप में उसका उल्टा कर दे। तू एक काम कर, एक डीपीआरए बना ले, ठीक है, और उसमें डीपी ऑफ 0 में तू 0 स्टोर कर दे। बेस केस जो भी है वो स्टोर कर दे। 0 का आंसर 0 आएगा, 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का आंसर 2 आएगा, है ना? तो डीपी ऑफ 0 में 0 स्टोर कर दे, डीपी ऑफ 1 में 1 स्टोर कर दे, डीपी ऑफ 2 में क्या कर दे, 2 स्टोर कर दे। तेरे को ऑलरेडी पता है। फिर बस एक क्या कर, एक फॉर लूप चला 0 से लेकर, नहीं 0 से लेकर क्यों चलाएगा, 0 1 2 तो स्टोर हो गए, तो 3 से लेकर n तक का लूप चला, और बस हर आइटरेशन में डीपी ऑफ i को अपडेट कर दे। कैसे अपडेट करेगा भाई डीपी ऑफ आई का? अगर डीपी आई की वैल्यू 3 है, तो उसमें किसके बराबर होगा? भाई 2 वाली स्टेयर पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, और 1 वाले पे पहुंचने के लिए कितने तरीके हैं, उनको प्लस कर दे। यानी कि डीपी ऑफ आई वो i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2। ले भाई, ये तेरा तीसरा कोड भी हो गया बॉटम अप का। और अब ये जो तीनों कोड है ना, इनसे भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कोड तू देख। मेन बात तू समझ यहाँ पे हर एन पॉइंट पे ना 4 का आंसर किससे निकल रहा है? 3 और 2 के आंसर की मदद से 4 का आंसर निकल जाएगा। 3 का आंसर किससे निकल रहा है? 2 और 1 के आंसर की मदद से 3 का आंसर निकल जाएगा, और ऐसे आगे जाके 5 6 7 8 9 भी आएगा। मतलब कुल मिला के कोई भी n एलिमेंट है ना, तो उसका आंसर क्या होगा? n-1 पे जो आंसर होगा प्लस n-2 पे जो आंसर होगा, है ना? बस इसके लिए तो फिबोनाची सीरीज वाला जो लॉजिक है वो समझ। फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि भाई हर एलिमेंट है ना अपने पिछले 2 एलिमेंट का सम होता है। जैसे कि पहला एलिमेंट अगर 0 है, दूसरा एलिमेंट 1 है, तो तीसरा एलिमेंट क्या होगा? 0 + 1 2। तो अगला एलिमेंट क्या होगा? 2 + 1 3। अगला एलिमेंट क्या होगा? 3 + 2 5। अगला एलिमेंट क्या होगा? 3 + 5 8। फिर 5 + 8 13। ऐसे करते करते है ना, हर एलिमेंट जो है वो अपने पिछले 2 का सम है, ये पिछले 2 का सम है, ऐसे सो ऑन। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन का भी क्या लॉजिक है, कि हर जो n का आंसर है वो n-1 और n-2 के आंसर का सम है। तो सेम ही तो लॉजिक है ना। तो एक काम कर, 2 वेरिएबल ले लियो, एक प्रीवियस 1 और एक प्रीवियस 2। अगर देख n की वैल्यू 0 या 1 है, तो 0 और 1 ही रिटर्न कर दियो, क्योंकि 0 होगा तो 0 ही आंसर आएगा, 1 होगा तो 1 ही आंसर आएगा। ये तो पहले कर दियो, ठीक है। बाकी में फॉर लूप चला दियो 2 से लेकर n तक का, और हर राइटेशन में क्या कर दियो, करंट एक वेरिएबल ले लियो, इज इक्वल टू प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2
अब देख, अगर n की वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली करंट की प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 को आगे लेके जाता रहियो, कि जैसे प्रीवियस 1 जो है, फिर 1 हो गया, प्रीवियस 2 2 हो गया, तो n की वैल्यू जब 3 होगी तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, आंसर करंट में 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रीवियस 2 को आगे ले जाइयो, उसे 3 बना दियो, और प्रीवियस 1 को क्या बना दियो, 2। फिर n की वैल्यू जब 4 होगी तो आंसर प्रीवियस 2 प्लस प्रीवियस 1 आ जाएगा 5, एंड सो ऑन भाई। इतना ही आसान कोड था, फिबोनाची सीरीज वाला लॉजिक था एकदम। डीपी और रिकर्जन से भी ज्यादा ऑप्टिमाइज अप्रोच है ये। और आओ अब ना कोड एडिटर पे ये तीनों अप्रोच लिखते हैं। यहाँ पे अब हमने रिकर्जन और टॉप डाउन के अलावा ये वाली अप्रोच भी समझ ली है, टू वेरिएबल्स वाली। यानी कि तूने 4 अप्रोच समझ ली भाई। इसको ही लिखते हैं कोड एडिटर पे। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अब एकदम हम तेज तेज लिखेंगे और बहुत जल्दी चारों अप्रोच लिख के सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, वर्स्ट केस वाली अप्रोच से लेकर बेस्ट केस वाली अप्रोच तक लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इसकी सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है रिकर्सिव अप्रोच। तो बस उसको लिखते हैं सबसे पहले। भाई बस हम एक सॉल्व फंक्शन बना लेंगे, उसमें ये अपना एन पास कर देंगे और उसको फिर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, अब सॉल्व फंक्शन में क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया, इंट सॉल्व। उसमें ये एन पास कर दियो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका आउटपुट क्या आएगा कि भाई एक तो बेस केस है और एक रिकर्सिव केस है। रिकर्सिव केस क्या था कि भाई अगर हमें एन का आंसर निकालना है तो जो फंक्शन है वो किसके लिए कॉल करना पड़ेगा, n-1 और n-2 के लिए। यानी कि रिटर्न क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ऑफ n-1 प्लस सॉल्व n-2। दैट्स इट, ये एक ही लाइन का रिकर्सिव कोड था। और बेस केस क्या था कि भाई इफ n की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो भाई रिटर्न कर दियो n ही, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 ही आंसर आएगा, 1 है तो 1 ही आंसर आएगा, 2 है तो 2 ही आंसर आएगा। ले भाई, ये 2 लाइन का तेरा रिकर्सिव कोड था। कंपाइलन करके देखेगा इसे। चलो जी, यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, लेकिन इसे सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि टीएलई मार जाएगा, रिकर्जन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। अब चल सबसे पहले इसको ही कन्वर्ट करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, यानी कि एक डीपी एरे बना ले। एरे के बाहर बनाएंगे, फंक्शन के बाहर बनाएंगे, ताकि फंक्शन में कॉल ना करना पड़े। कितने साइज का बनाए, देखिए कांस्टेंट क्या है, 44। तो एक काम करते हैं 45 साइज का बना लेते हैं, और उसको पहले -1 से इनिशियलाइज कर दे। मैम सेट डीपी -1 साइज ऑफ डीपी। भाई यार, ओके, तो यहाँ पे डीपी एरे बना लिया, उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। बस अब हर बार जो तू रिटर्न कर रहा है अपना आंसर, उसे रिटर्न मत कर, उसको उल्टा डीपी ऑफ एन में डाल, और फिर डीपी ऑफ एन को तू रिटर्न कर। ठीक है, बस इतना ही करना था। और तूने कोई रिकर्सिव कॉल का आंसर डीपी ऑफ एन में डाल के रिटर्न कर दिया ना, तो अब हर इटरेशन में जब तू रिकर्सिव फंक्शन ये कॉल कर रहा है, तो उसको पहले कॉल मत कर, बस ये चेक कर ले कि तूने डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज किया था। अब तूने किसी कॉल का आंसर डीपी एरे में उस एन वैल्यू के लिए सेव कर लिया, तो उसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो अगर dp ऑफ n की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -1 हुई, यानी कि तेरा आंसर अपडेट हो गया, तो भाई रिकर्सिव कॉल क्यों करेगा, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करेगा। जो भी उसमें पड़ा है वो रिटर्न कर दे, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी आंसर निकाल चुका है। रिटर्न dp ऑफ n। ले भाई, तेरा ये 2 लाइन चेंज करके dp में कन्वर्ट हो गया। कंपाइलन करके देख। चलो, ये वाला कोड भी अच्छे से कंपाइल हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 अप्रोच का कोड लिख दिया। अब तीसरी अप्रोच क्या थी भैया, बॉटम अप अप्रोच, टेबुलेशन है ना। तो उसमें काम कर, डीपी एरो तो बनेगा ही, उसको -1 से इनिशियलाइज मत कर। ये सब हटा, ये सब ही हटा दे। उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि उसमें भाई जो डीपीआर है ना, उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भरना स्टार्ट कर। डीपी ऑफ 0 की वैल्यू तेरे को पता ही है दोस्त, डीपी ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। डीपी ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, और डीपी ऑफ 2 की वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, ये 3 चीजें तेरे को पता थी। बस आगे से लेकर i इज इक्वल टू इंट 0 1 2 का काम हो गया। तो इंट 3 से लेकर i इज इक्वल टू 3 से लेकर एंड तक का लूप चला, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और हर आइटरेशन में तेरे को क्या बताया था मैंने कि डीपी ऑफ आई की वैल्यू क्या बराबर होगी, उसके पिछले 2 वाले से, i-1 और i-2 से। यानी कि डीपी ऑफ आई किसके बराबर कर दे उसे, जैसे 3 है आई की वैल्यू, तो 2 और 1 के बराबर होगा ना, 2 प्लस 1 के बराबर। तो डीपी ऑफ दोस्त i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2 के बराबर हो गया। तो ले भाई, ये तेरा टेबुलेशन वाला अप्रोच भी खत्म हो गया, फॉर लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिटर्न कर दियो डीपी ऑफ एन।
चलो इसको भी कंपाइलन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 अप्रोच से इस कोड को सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को। अब सबसे जो वो वाली अप्रोच थी, ऑप्टिमाइज़ अप्रोच, जिसमें ना एरे बनाना है डीपी का, ना रिकर्सिव कॉल करनी है, उसको देख लेते हैं। तो अब डीपी एरे भी हटा दे, ये पूरा का पूरा डीपी का लॉजिक भी हटा, और ये फंक्शन में बस 2 वेरिएबल बना, एक इंट प्रीवियस 1 बना ले, एक उसे 1 से इनिशियलाइज़ कर दे, और एक इंट प्रीवियस 2 बना ले, उसको भी 1 से इनिशियलाइज़ कर दे। दोस्त अगर n की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हुई तो रिटर्न, या फिर कहूँ लेस देन इक्वल टू 1 हुई तो रिटर्न जो है वो n ही कर दियो, क्योंकि 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा। 2 के लिए भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम लूप चला ही देंगे। फॉर इंट i इज़ इक्वल्स टू 0, 0 नहीं 2, क्योंकि 1 और 0 का तो बेस केस में लिख दिया ना। तो i इज़ इक्वल्स टू i लेस देन n, आई प्लस प्लस, और हर राइटेशन में क्या कर, जो तेरा एक इंट करंट बना ले, करंट, ठीक है, और हर राइटेशन में क्या वैल्यू होगी उसकी, करंट इज इक्वल्स टू जो हमारा प्रीवियस वन है प्लस प्रीवियस टू है, दैट्स इट। ठीक है, प्रीवियस वन जो है पहला एलिमेंट है, प्रीवियस टू दूसरा एलिमेंट है, यानी कि मैं कहूँ तो प्रीवियस वन जो है n माइनस टू एलिमेंट है, और प्रीवियस वन जो है ना वो n माइनस वन एलिमेंट है, ठीक है। बस अब हर इटरेशन में इन दोनों को, प्रीवियस वन और प्रीवियस टू को भी अपडेट करता रहे। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस टू जो है वो करंट के बराबर हो जाएगा, प्रीवियस, लेकिन उससे पहले प्रीवियस वन प्रीवियस टू के बराबर कर दियो, तो प्रीवियस वन इज इक्वल टू प्रीवियस टू, और फिर प्रीवियस टू को करंट के बराबर कर दियो। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखते रहो 1 मिनट, हमने यहाँ पे ये फॉर लूप चला दिया, पूरा एंड तक कर दिया, लेकिन भाई ये सॉल्व फंक्शन कुछ रिटर्न तो करे ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। ओके, तो इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे। क्या रिटर्न करेंगे भाई, हर इटरेशन में ना ध्यान से देखो बात को, जब भाई n इज इक्वल टू 2 है ना, तो एंड में प्रीवियस 2 में जो करंट की वैल्यू है वो आ जाती है, यानी कि प्रीवियस 2 में 2 आ जाता है, अगले में करंट की वैल्यू 3 होगी तो वो प्रीवियस 2 में आ जाएगी, यानी कि हर इटरेशन में जो हमारा प्रीवियस 2 है वो हमारा उसका आंसर स्टोर कर रहा है, तो प्रीवियस 2 को हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। आओ कंपाइलन करके देखें जरा इसे। ओ कंपाइलन तो हो ही गया, सबमिट करके देखते हैं इसे जरा। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है, और वो आना ही था क्योंकि आई से हम लेकर एन तक का लूप चला रहे हैं, लेकिन भैया यहाँ पे हमने आई लेस देन इक्वल टू एन पे रोक दिया, तो भाई हमें तो एन तक का चलाना है ना। अगर एन की वैल्यू 5 हुई तो हम तो 4 तक का ही लूप चला रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन भी आएगा। चलो इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं यार। आओ इसे सबमिट करते हैं अब दोबारा। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रीक भी हो गई 374 डेज की। तो आज इसे एक ही वीडियो में हम इस क्वेश्चन के 1 2 3 नहीं बल्कि 4 अप्रोच हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर एकदम ऑप्टिमाइज तक। तो अगर आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।